नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। आज हमारे साथ धनंजय सिंह सर हैं, जो कि अभी नेशनल एचआरडी नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल हैं। सर पिछले कई वर्षों से देश और विदेश में एचआर और लीडरशिप के क्षेत्र में नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काफ़ी सारे काम और काफ़ी सारे बदलाव लेकर उसमें आ रहे हैं। धनंजय सिंह सर को एक ऐसे लीडर के तौर पर जाना जाता है कि जो सिर्फ बदलाव को ही नहीं, उसको बदलाव को आगे लेकर जाने के लिए पूरी तरह से काम करते हैं, ताकि एक यंग जनरेशन के जितने भी लीडर हैं उस बदलाव को भी एडॉप्ट करें। तो आइए हम लोग सर की सफ़र, सोच और उन विचारों को जानते हैं, जिससे कि आज के डेट में जितने भी लीडर्स हैं वो भी इनसे कुछ प्रेरणा ले सके और सीख सके। नमस्कार सर। नमस्कार रंजीत जी। सर मैं सुबह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं आज एक ऐसे लीडर से मिलने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी हम्बल और डाउन टू अर्थ और इतने सारे एचआर फर्टेनिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो मेरे लिए भी ये जानना था कि इतने सारे लोगों के साथ आप जब काम करते हैं तो सबकी सोच अलग होती है, सारी चीज़ें अलग होती है और आप इतना हम्बल और ये सब सारी चीज़ें रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज सर से मिलूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखूँ मैं, और दूसरे लोग भी जितने भी यंग जनरेशन है वो भी सीखे। तो आज मैं मॉर्निंग से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। रंजीत जी, आपका धन्यवाद है ये अवसर देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आज के डेट में अगर मैं एचआर की बात करूं तो एचआर जो है, पहले लोग बोलते हैं कि एचआर का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना होता है, लेकिन जहां तक अब मैं एचआर को देख रहा हूं, एचआर को आज ये बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या विचार है और आप इसको कैसे देखते हैं? रंजीत जी, बहुत अहम सवाल है आपका। और ये जो पॉलिसी की बात आपने कही वो बिल्कुल सही है। मैं उसको एक हद तक ये कहूँगा कि कॉम्प्लायंस, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लायंस पे बहुत ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करता था एक समय पे, लेकिन वो फोकस बदला है और वो फोकस बहुत अच्छे के लिए बदला है। आज एचआर जो है उसका दखल आप सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी तक सीमित नहीं है। जो एक अनसीन ताकत है संस्था की, जिसको आप कल्चर कह सकते हैं, जो कल्चर दिखेगा नहीं, आप माइंडसेट कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं, जो सिर्फ न संस्था को सफलता की ओर ले जाए, बल्कि जो उस संस्था में लोग काम करते हैं उनके व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं उस संस्था में आने के, उनकी भी पूर्ति हो, और उस पूर्ति होने के साथ संस्था के उद्देश्यों की तो निश्चित तौर पे पूर्ति हो। उसके लिए जिस तरह से एचआर काम कर रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है आज। अक्सर मैं आपको पीपल पावर की बात करते हुए सुना है। आज की दुनिया में तेज रफ्तार और परफॉर्मेंस बेस्ड पूरी दुनिया हो गई है। इन सब के बीच में जो भी संस्था है वो अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लेकर आए, ताकि वो सेम उद्देश्य के साथ अपने काम को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा पाए। रंजीत जी, पीपल पावर एक सच्चाई है। पीपल पावर एक सच्चाई है, और सिर्फ एचआर के लिए सच्चाई नहीं है। जितने भी आप कोई भी वॉक ऑफ लाइफ लीजिए, पीपल पावर एक उसकी रियलिटी है उस चीज़ की। और हम ये नहीं कहेंगे कि जो भी लोग संस्था में आते हैं सबके उद्देश्य एक से होते हैं, ऐसा नहीं है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सोचने का तरीका है। हर व्यक्ति का, जब वो संस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उनको एक वो एक परिप्रेक्ष्य लेकर के आते हैं, एक बैकग्राउंड के साथ आते हैं, और उन सबके मोटिव अलग होते हैं, उनके मोटिवेशन अलग होते हैं। तो ईमानदारी की बात ये है कि पीपल पावर एक, पहले ये समझना है कि सब लोग अलग अलग लोग हैं, और जिन उद्देश्यों को वो लेके आ रहे हैं वो उद्देश्य भी शायद अलग अलग हों। उनको आप कुछ बड़े बकेट्स में रख सकते हैं आप, लेकिन सबसे मज़े की चीज़ इस प्रोफेशन की ये है कि ये जानते हुए कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, ये जानते हुए कि हमारे उद्देश्य भी थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं, उनका सम्मान करते हुए पीपल पावर तब बनती है कि जब हम
उसमें से उन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को लें जो कि उस व्यक्ति के, उस ग्रुप के और हमारी संस्था के और समाज को अलाइन करते हैं। हो सकता है कि हमारे 10 उद्देश्य हों जिसमें से जो पहले 3 उद्देश्य हैं वो हमारे संस्था से जुड़ते हैं और संस्था के इस साल के लिए अगर मैं एक शॉर्ट टर्म विज़न की बात करूं कि उस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमको वो 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करने हैं, अगर हम अपने पूरे पीपल पावर को अलाइन करके उस दिशा में ले जा सकें, तो शायद वही एक सच्ची पीपल पावर है। सर, हर जगह बदलाव की बात हो रही है, तो इन संदर्भ में जो बड़े संगठन और जो बड़ी टीम है, जो लोग चलाते हैं, वो तेज रफ्तार और स्थिरता के बीच में संतुलन कैसे बना सकते हैं? बहुत मुश्किल है और ख़ास करके आजकल के समय में। देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, जो हम लोगों के हमारे प्रोफ़ेशन में बड़े हैं, उनसे हमने यही सीखा कि शायद आज से 40 साल, 50 साल पहले अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी काम करते थे, तो आपके पास 1 दिन, 2 दिन, अब 24 घंटा, 48 घंटा होता था आपके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए, जवाब देने के लिए। आज आप व्हाट्सएप पे हैं, आज आप टेलीग्राम पे हैं, आज आप सोशल मीडिया पे हैं, तो वो समय जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। ट्रांज़ैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। आपको पहले निर्णय लेने के लिए समय मिलता था, आज समय नहीं मिलता है। तो अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूँ तो हम रन एंड पॉज़ वो एक ही मोमेंट में होना है आज। आपको उसी क्षण पे दौड़ना भी है और उसी क्षण पे किसी न किसी दूसरे विषय पे पॉज़ भी लेना है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये बड़ी कठिन परिस्थिति है और समय के साथ मुझे लगता है कि हम लोग फिर भी भाग्यशाली हैं। जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए ये और चैलेंज होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी भी इंसानों के साथ ज़्यादातर काम करते हैं, मशीनों के साथ भी करते हैं, उतना नहीं करते हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए चैलेंज और बढ़ेगा। तो मैं उसको यही कहूँगा कि रन एंड पॉज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर क्षण पे करनी होती है। हमें लग रहा है कि सर उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आज बच्चे जो जन्म लेते ही ना मोबाइल, लैपटॉप और इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हमसे बेहतर ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए शायद हमने जब पहली बार एक आम टेलीफ़ोन भी यूज़ किया तो हमारे लिए भी बहुत अचंभे वाली चीज़ थी कि हम किसी से अपने शहर से दूर फ़ोन से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम ठीक कहा। लोगों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में ना जो आज के यंग बच्चे हैं वो ज़्यादा जानते हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य कहा आपने। जी। सर, आप पूरे एचआर फर्टिनिटी के साथ काम करते हैं। सबकी अलग-अलग लीडर हैं। जैसे आपने बताया कि सबकी सोच, उद्देश्य सब कुछ अलग-अलग होता है। इतने सारे आपको देखकर लगता नहीं है कि कभी आप प्रेशर में रहे हैं या प्रेशर में आप काम करते हैं, कभी आपको स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन इतने सारे लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सब के बीच में आप अपना मेंटल बैलेंस और अपनी लाइफ इतना स्मूथ तरीके से कैसे चलाते हैं? रंजीत जी, देखिए, कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है इसमें। पूरी ईमानदारी वाली बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं। उतनी सच्चाई ये है कि बहुत सी चीज़ें खुद से सीखनी भी पड़ती हैं, जो परिस्थितियाँ आपको सिखाती हैं। मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पीपल आर नॉट डिफ़िकल्ट, पीपल आर डिफरेंट। लोग, कोई घर से ये सोच के नहीं निकलता है कि मुझे आज डिफ़िकल्ट होना है किसी के लिए। लोग अपनी सोच और समझ के हिसाब से काम करते हैं। हमको सिर्फ वो पेशेंस रखना है और हमको अपने अंदर सीखने का वो जज़्बा रखना है कि हमको सबसे सीखना है। वो आप किसी छोटे बच्चे से मिलिए, आप किसी बहुत सीनियर से मिलिए, इस बीच में किसी से भी मिलिए। आप चलिए इंसानों की बात छोड़िए, आप प्रकृति को देखिए। जो भगवान ने प्रकृति हमको दी है, आप हर चीज़ से सीख सकते हैं हम। तो जो ये सीखने का जज़्बा है, वो आपको हमेशा मोटिवेट करता है भविष्य की ओर देखने के लिए। वो आपको किसी मोल्ड में नहीं जाने देता कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है? ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है वैसे, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि इंसान या तो अपने भूतकाल के बारे में सोचता है या भविष्य के बारे में सोचता है। तो अगर हम एक वर्तमान क्षण में रुक कर के सीखने की मंशा से ये समझने का प्रयास करें कि
यह भी एक व्यक्ति हैं, ये एक नए व्यक्ति हैं, ये एक नया सिस्टम है। और हम अपने बारे में भी ये सजगता रखें कि ज़रूरी नहीं कि हमको हर चीज़ पता हो। तो अगर वो सीखने का जज़्बा है और दूसरे की सोच के प्रति सम्मान है, तो वो प्रोसेस आसान हो जाता है। होता नहीं है, लेकिन आपको उसको आसान करना पड़ता है, क्योंकि वही सही जीने का तरीका है। क्योंकि तब आप नई चीज़ों को सीख पाएँगे। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ये है कि या तो आप कहें कि जी ये बदलाव अच्छा नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहें कि ये बदलाव है, इस यथार्थ को आप स्वीकार करें और उसके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप उसके लिए करें। उसमें करना क्या है हमको? हमको सीखना ही तो है, समझना ही तो है। तो शुरू में ज़रूर मुश्किल लगेगी, लेकिन महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में आपको महसूस होने लगता है कि शायद आप बेहतर सीख पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं। सो इट इज़ मोर इंट्रिंसिक टू अस rather than it is extrinsic to us. So stimulus may come from the outside, but response to that stimulus is our responsibility. इसलिए आप इन सब चीज़ों को देखकर आप इतना यंग और काम रह पा रहे हैं। इसमें मैं बहुत बड़ा योगदान ऊपर वाले का कहूँगा और अपने परिवार के कल्चर का कहूँगा, और बहुत लकी रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे मेंटर्स मिले हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन रहा हो, चाहे नेशनल एचआरडी नेटवर्क हो। जिनको हमने ऐसे ही जीते देखा है, और उन लोगों की शिक्षा है जो हम लोग कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं उसमें। सर, मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जो बिल्कुल ही रैपिड फायर मोड में बहुत छोटे-छोटे से जी, जी रंजीत जी। अगर पीपल पावर एक गाना यानी एक सॉन्ग होता, जी। तो कौन सा गाना उसकी असली भावना को दिखाता? पीपल पावर अगर एक सॉन्ग होता, तो तो कौन सा गाना उसकी असली भावना को दिखाता? एक वी आर द वर्ल्ड करके है माइकल जैक्सन का, वी आर द वर्ल्ड। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों सर, उसमें ऐसा क्या खास? देखिए उसमें इसी डाइवर्सिटी को और एक बहुत सहज भाव से दिखाया गया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कि पीपल पावर वही है एक्चुअली। ये हमारे बाइसेस और हमारी सक्सेस नहीं है, वो हमारे लिए एक दुनिया जैसी है वो वैसी ही है, और हमको उसको वैसे ही लेकर के जो सबके अंदर अच्छाई है, सच्चाई है, उसके साथ चलना है। सर, अगर भारतीय लीडर्स की पीढ़ी के लिए जी, जी। आपकी एक शब्द में अगर कोई शुभकामना देना हो तो क्या होगा वो? भारतीय लीडर्स की बात कर रहे हैं, इंडियन लीडर्स की बात कर रहे हैं आप। आने वाले भारतीय लीडर्स को अगर एक शब्द में। रंजीत जी देखिए, भारतीय जब आप कहते हैं तो कुछ चीज़ें हमें इनहेरिटेंस में मिली हुई हैं, हम सबको मिली हुई हैं। तो उसका एक, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उसका एक सिक्के का पहलू है कि डाइवर्सिटी इज़ गिवन टू एवरी इंडियन। हमारे यहाँ हर धर्म, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के बड़ी अलग सी तहजीब है हम सबकी, जिसमें कि हम हर चीज़ को स्वीकारने का प्रयास करते हैं। जो प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा, भारतीय के लिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी होगी। क्यों ज़रूरी होगी? क्योंकि हम एक जैसे क्लास के समाज में नहीं रहते हैं। हमारी भाषा अलग है, हमारे रीजन्स अलग हैं, हमारे बहुत से बाहर से दिखने वाले कल्चर अलग हैं, भले जड़ें एक सी हों। तो मुझे लगता है कि एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी बहुत ब्लेस्ड जगहों से नहीं आता। तो जो लोग उतने ब्लेस्ड नहीं हैं, चाहे वो नॉलेज के एरिया में हों, चाहे वो अपने फिजिकल प्रेजेंस से हों, चाहे वो अपनी मेंटल एबिलिटीज से हों, अगर थोड़ी सी हम एम्पैथी रखें, थोड़ा सा हम दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को समझें, तो मेरे हिसाब से सिर्फ फंक्शनल लीडरशिप बेहतर हो, हिंदुस्तान को सिर्फ वो नहीं चाहिए। हमको ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो ये समझ सकें कि एक इतने डाइवर्स सोसाइटी को हम साथ लेके कैसे चलें। हम 10 साल में कुछ ना अचीव करें चलेगा, हम 20 साल में करें, लेकिन हम साथ मिल के करें। हम 50 साल में ना करें, हम 60 साल में करें, लेकिन मिल के करें।
तो मेरा ये कहना है कि एम्पैथी वो चीज़ है रंजीत जी जो हमारे समाज के लिए और भारतीय लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद हिंदुस्तान के लीडर्स वैसे लीडरशिप किसी धर्म या देश को बिलोंग नहीं करती। लीडर कोई भी हो सकता है, किसी जेंडर को बिलोंग नहीं करती। लेकिन एम्पैथी ज़रूर एक ऐसी चीज़ है जो हमको लीडर बनने में एक बेहतर सपोर्ट दे सकती है। अगर किसी बच्चे को अगर लीडरशिप समझानी हो तो आपको एक वाक्य में क्या कहेंगे? किसी बच्चे को बच्चे को अगर रंजीत जी हम ये कहेंगे कि लीडरशिप का मतलब कि आप यदि किसी को जो व्यक्ति है उससे बेहतर कर सकें, आप नज कर सकें, आप असिस्ट कर सकें, आप मदद कर सकें, आप गाइड कर सकें, आप शब्द आप चुन लीजिए, वो उस कॉन्टेक्स्ट में सेट होगा। लेकिन हम सब अपने जो हैं उससे बेहतर वर्जन होना चाहते हैं। तो मेरी नज़र में लीडरशिप का इतना ही है। मैं किसी को मिलूंगा तो यही कहूँगा बच्चे को कि आप अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से सामने वाले को जैसे मिले थे आप उसको उससे बेहतर कर दीजिए, तो वही लीडरशिप है। और बच्चे तो सबसे अच्छी लीडरशिप सिखाते हैं। उनके प्रश्न इतने मासूम होते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम मिले और उनके घर उनके पीए का बच्चा छोटा सा आया। वो संसद भवन देखने की जिद कर रहे थे, देखने गए और उन्होंने पूछा अपने फादर से कि ये बताइए कि संसद भवन किसने बनाया और किस सन में बना। और कोई जवाब नहीं था, जो कि वो लोग संसद भवन हर सीटिंग में जाते हैं। तो उस बच्चे ने एक मासूम से सवाल से उनको कैसी जागृति दी कि जिस बिल्डिंग में हम आए दिन जाते हैं हमको उसके बारे में नहीं पता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आपका ये रंजीत जी। कोई एक बुक, मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ तो जी। ताकि यंग जनरेशन को कुछ पढ़ने और लिखने के लिए मिले। कोई ऐसी किताब या फिल्म जिससे आपकी सोच को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा हो, सोच को बदल दिया हो, एक लीडरशिप के तौर पर और एक इंसानियत के तौर पर? जी, चूंकि आपने ऑप्शन दे दिया तो मैं दोनों पिक कर लूँगा। किताब भी बोला आपने, फिल्म भी बोला, लेकिन आपने या बोला है, मैं दोनों ले लेता हूँ। मुझे भगवत गीता बहुत पसंद है। मेरा बायस हो सकता है लेकिन आई एम ओके विद दिस बायस। फिल्म में एक इनविक्टस करके मूवी है नेल्सन मंडेला जी की। एक समाज जो श्वेत और अश्वेत में बटा हुआ है, जहाँ एक जगह अमीरी है और काफ़ी अमीरी है औसतन, एक जगह गरीबी है। जब वो आज़ादी की ओर बढ़ते हैं कैसी घृणा है उनके मन में, और वो उस घृणा का आधार है। और कैसे आप ऐसे समाज को एक साथ एक देश के रूप में, लोगों को नागरिक के रूप में साथ लेके आए, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अगर धनंजय सर को पिछला आज से 25 साल वाले धनंजय सर जो को वो आदमी देखे, अगर आज से 25 साल जो धनंजय सर थे और आज के धनंजय सर को देखे अगर, तो वो क्या गर्व फील कर सकता है? गर्व तो नहीं कहूँगा, गर्व तो लेकिन एक अच्छा महसूस करने वाली बात कहूँगा। क्यूरियोसिटी, मतलब रोज सुबह उठ के ये क्यूरियोसिटी रखना कि आज पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, आज देखें कि चांद कब डूबा और सूरज कब निकलेगा। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना, ये आपको कभी बोर नहीं होने देती और हमेशा आपको वो प्रेरित करती है कि आज कुछ नया क्या सीखें। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 25 साल पहले भी जाके देखूं तो ये एक चीज़ है जो हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह आगे करती रहती है कि आज नया क्या है, आज बेहतर क्या है, आज अच्छा क्या है। तो पिछले 25 साल पहले उतनी नहीं थी, लेकिन आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा है ये। हमेशा ये, चूंकि आप पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है 25 साल पहले उतना ज्ञान नहीं था, उतनी समझ भी नहीं थी, वैसी सोच भी नहीं थी। जब आप लोगों से मिलते हैं तो नई नई विचार आते हैं, नई सोच आती है।
तो ऑब्वियसली आपका दायरा बढ़ता है। आप महसूस करते हैं कि पहले आपको लगता है कि आप कुछ जानते हैं, फिर आप महसूस करना शुरू करते हैं कि आप बहुत कम जानते हैं। और शायद हमको लगता है कि जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे तो महसूस ये होने लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। अगर आप किसी महान विचारक को जी अपने लंच पर बुलाना हो, वो जी भले वो लीडर आज के डेट में अतीत के हों या प्रेजेंट के हों, जी। किसको आप बुलाना चाहेंगे और क्यों बुलाएंगे उनको? अरे वाह! और ज़रूरी नहीं है कि अभी के हों, कभी भी हो कभी सकते कभी हैं। कभी तो हमारे हिंदुस्तान में वो चाणक्य, हम सब ने पढ़ा है उनके बारे में। अगर मौका कभी मिलता है टाइम मशीन में जाने का, तो हम ज़रूर मिलना चाहें उनको, क्योंकि वैसे हम महात्मा गांधी भी कह सकते थे, गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है भारत को जोड़ने में। लेकिन उस समय 326 ईसा पूर्व जाकर के उस समय एक टीचर, एक अध्यापक, एक शिक्षक, एक आचार्य, कैसे उन्होंने इतने बिखरे हुए समाज को कैसे उन्होंने एक किया होगा, कैसे उन्होंने एक राष्ट्र की भावना जगाई होगी। मैं बहुत पर्सनल लाइफ में बड़ा सोचता हूँ कि कभी अगर मौका हो तो कभी ऐसे व्यक्ति के साथ लंच करना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। ये हमेशा क्यूरोसिटी जो आपके अंदर है सीखने की, वही शायद निकल कर बाहर आते हैं कि ये आपके प्रश्नों का जादू है। लेकिन चाणक्य से तो मिलना हर आदमी चाहेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप चाणक्य का नाम लेंगे और इस तरह से। हाँ, नहीं तो आपके प्रश्न से ही आया, क्योंकि आपने वो अवसर दिया कि जरूरी नहीं कि वो अभी के लोग हों, कभी के भी हो सकते हैं। जी हाँ, जी उन्होंने समाज में, चाहे वो अब उनकी पॉलिटिकल हो या समाज हो, हर स्तर पर उन्होंने, आज भी लोग कहीं भी एग्जाम्पल देते हैं तो सबसे पहले उनका नाम आ जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई ऐसा विचार या कोटेशन जिसने आपकी लीडरशिप डिसीजन को काफ़ी गहराई से प्रभावित किया हो? विचार या कोटेशन? रंजीत जी, अगर मैं पिन पॉइंट करूं, वैसे तो बहुत से होंगे, लेकिन चूंकि आपका बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है, तो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का एक थॉट है, बी एंड मेक। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए और वहां ठहरिए मत, आप दूसरों को भी काबिल होने में मदद करिए। ये चीज चाहे कितने डार्क मोमेंट्स हों लाइफ के, ये बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। और चाहे आप कितने अच्छा काम कर लें, वो आपको हमेशा ये एहसास दिलाता है कि अभी भी आपको बनने की जरूरत है, जो आप हैं उससे बेहतर बनने की जरूरत है। और वहां रुकिए मत, आप दूसरों को बनाइए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वामी विवेकानंद जी का विचार। सर, आपके भी विचार काफ़ी अच्छे हैं, तभी आप उन सब विचारों तक पहुंच पाते हैं। ये तो सब बचपन के हैं, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों का। हम लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं, मैं प्रयागराज से हूँ, तो हमारे यहाँ यही चीज़ें होती हैं। आप कुछ टाइम और तो है नहीं, स्पोर्ट्स में लगाइए या पढ़िए। तो स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन, ये सब एक्सपोजर रहा, तो ये उन लोग का आशीर्वाद है। अगर आपको भारतीय एचआर प्रणाली को चेंज करने का मौका मिले अगर, तो सबसे पहले आप क्या चेंज करना चाहेंगे उसमें? इसमें रंजीत जी, व्यवहारिकता का प्रश्न जो है बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम प्लम्बिंग उस ज़माने की सिखा रहे हैं जैसे आज नली नहीं बनते हैं। और सौभाग्य रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारिवारिक तौर पे भी हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, ब्रिटिश इंडिया के टाइम से जुड़े हुए हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं शिक्षा जुड़ाव रहा है। पॉलिसी लेवल पे भी एज अ वॉलंटियर सपोर्ट किया है। तो शिक्षा में हर जगह हमारा प्रयास यही रहा है कि हमें अपने से आगे बढ़ना है, हमें अपने अनुभवों को थोपना नहीं है, हमें समाज के अनुभव को लेकर के जो हमारे समाज को आगे ले जाए, और वो सिर्फ राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि शिक्षा
किसी राष्ट्र की संपत्ति नहीं है, शिक्षा मानवता की संपत्ति है। तो हम अगर कुछ ऐसा करें कि जो सारी मानवता के लिए एक उदाहरण बने, वो स्पेस के एरिया में हो, मेडिसिन के एरिया में हो, केमिकल में हो, किसी कोई भी क्षेत्र ले लीजिए आप, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा कोई ऐसा विषय नहीं है जो सुबह हम 8 बजे शुरू कर रहे हैं, 2 बजे बंद कर दे रहे हैं। शिक्षा मतलब कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम जिस भी समाज में रहते हैं वो बेहतर हो और वो वैश्विक हो। वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे हरियाणा के लिए हो या वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हो या एशिया के लिए हो, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो। क्या उस तरह के कुछ अब मैंने बस शेयर किया व्यवहारिकता, जो 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 चीज़ प्रैक्टिकल है, जो चीज़ व्यवहारिक है, जो आपके सामान्य जीवन को बेहतर बनाएगी, जो आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के आए, जो आपके अंदर एक समभाव लेकर के आए, आपको एलीट नहीं बनाए, वो आपको और सरल बनाए, आपको समाज का हिस्सा बनाए, उस शिक्षा की जरूरत है। असफलता ने आपको कौन सा ऐसा सबक सिखाया जो कि सफलता से ज्यादा अच्छा रहा? आपके प्रश्न बड़े कठिन से हैं। असफलता ने वो कौन सा सबक सिखाया जो सफलता वेरी गुड, वेरी गुड। आई वुड से कंसिस्टेंट एफर्ट्स, जो एक सततता है प्रयासों की रंजीत जी, वो बहुत जरूरी है। वो सफलता नहीं सिखाती। सफलता हमको ये सिखाती कि हम सक्सेसफुल हो गए, भले आप किस वजह सक्सेसफुल हुए आप खुद भी एनालाइज ना कर पाए। मैं हमेशा ही मानता हूं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको सब पता है। तो हमें सफलता क्यों मिली, हमें सफलता एक लिमिटेड चीजें ही बता सकती है, लेकिन जो असफलता है ना, वो हमेशा ये सिखाती है कि आपका एफर्ट कंसिस्टेंट होना है, सतत प्रयास ही आपके जीवन का उद्देश्य होना है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप ये भी मत सोचिए कि सफल होंगे कि असफल होंगे, वो सतत प्रयास ही वही कर्मण्येवाधिकारस्ते है। तो वो असफलता से निश्चित सीखने को मिलता है। अगर लीडरशिप एक फिल्म की शैली होती जी, तो आपकी फिल्म कैसी होती? अरे वाह लीडरशिप अगर फिल्म की शैली होती, अगर लीडरशिप एक फिल्म की शैली होती, आपकी फिल्म किस तरह की होती है? रंजीत जी डॉक्यूमेंट्री होती है। डॉक्यूमेंट्री क्यों होती है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो रियल होती है। डॉक्यूमेंट्री जो है वो सिर्फ सक्सेस नहीं बताती है। डॉक्यूमेंट्री जो है वो आपकी असफलता भी उतनी बताती है, शायद ज़्यादा बताती है जितनी की सफलता की चर्चा करती है। तो जो आपका प्रश्न है, अगर मैं ठीक समझ पाया हूँ तो वो फिल्म डॉक्यूमेंट्री होगी। धनंजय सिंह सर को एनएचआरडी में या पूरे हिंदुस्तान में एचआर फर्टिनिटी में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ बल्कि मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं और हमारी फ्रेटर्निटी ऊपर वाली कृपा से बहुत बड़ी है। तो अभी तक आपने सब कुछ किया हुआ है और आगे भी कर ही रहे और करेंगे भी। कुछ ऐसी हिडन टैलेंट जो आपने लोगों के साथ आज तक शेयर नहीं किया हुआ है, अगर हमारे मंच पर हमारे लोगों को अगर आप बताना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ रंजीत जी की हिडन टैलेंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समाज के साथ मिलके काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने RWA रिप्रेजेंट किया है, मैंने एडहॉक कमिटीज़ जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है मैं उसका मेंबर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमको इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बात करने के लिए अमेरिका भेजा था भारत सरकार ने। मुझे समाज के साथ मिल के काम करने में मुझको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि लोग घबराते हैं कि अरे आप समाज के साथ काम करेंगे तो 100 तरह के विचार आएंगे, 1000 तरह के विचार आएंगे। मुझे वो विचार सुनने और देखने में विरोधाभास स्वाभाविक लगता है, लेकिन मुझे हमेशा मन को ये भावना लगती है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये सोचता हो कि
मैं कुछ खराब करूँगा। हमारा नज़रिया कह सकता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम 3-4 लेवल उन विचारों की गहराई के नीचे जाके देखेंगे ना, उनके उद्देश्य अलग हो सकते हैं। लेकिन एक आत्मीय स्तर पे हम सब एक हैं और हम ऐसा ही महसूस करते हम हैं। लोग जब जन्म भी लेते हैं तो बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह आते हैं। धीरे-धीरे ही ये सब तो ये हमें लगता है कि एक परसेप्शन बन जाता है कि ये गलत है, ये सही है। हो सकता है वो हमारे दिमाग की कहीं न कहीं उपज या जो भी अपनी थॉट प्रोसेस रंजीत को जी, हमारा कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, हमारे कॉन्टेक्स्ट अलग-अलग हैं, हमारी सोच समझ अलग-अलग है। तो अब हमारे इंटरेस्ट भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हम उन सब विरोधाभासों में भी कोई ना कोई कॉमन थ्रेड तो ढूँढ ही सकते हैं। अपने समाज के साथ पूरे पॉडकास्ट में आपने एज ए टीम लीडर समाज और इन सब सारी चीज़ों की आप बात की है। कोई ऐसा घटनाक्रम जो आपने समाज के लिए कुछ किया हो 2-4 लाइन जो काफ़ी अच्छा रहा हो जो आपको याद में ताकि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा हो जस्ट लाइक अ स्टोरी या कुछ ऐसी इंसिडेंट जो यंग जनरेशन को भी उससे कुछ सीखने को मिले? ऐसा तुरंत तो ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कई बार बहुत कठिन, बड़ी सेंसिटिव परिस्थितियाँ जब समाज में आप काम करते हैं ना, तो बड़ी वॉलेटाइल और बड़ी कठिन परिस्थितियाँ हो जाती हैं। और पानी जैसी समस्या बड़ी विकट हो जाती है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि आपको चाहिए वो। धर्म बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट हो सकता है। पर्सनल चैलेंजेस बड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से मुद्दे जो आपको सुलझाने पड़ते हैं समाज में काम करते समय, जिसके लिए कोई किताब नहीं है, जिसके लिए कोई गाइड नहीं है, जिसके लिए कोई हो सकता है कि प्रेसिडेंस भी ना हो। तो उसमें आपको एक इंसानियत के स्तर पे ही और सेल्फलेसली ही करना पड़ता है। मैंने देखा है कि बड़ी विस्फोटक परिस्थितियों में भी यदि आप ये मान के चलें कि आपको कोई हित या अहित नहीं साधना है, आपको एक लार्जर गुड निकालना है उस सिचुएशन से, आसान तो नहीं होता है रंजीत जी, लेकिन ऊपर वाले की रहमत है कि वो रास्ता निकलता ज़रूर है मैं और इसको विन-विन निकलता है। इसको मैं थोड़ा-सा और सर उसमें ले जाते हैं। जब भारत सरकार ने आपको यूएस भेजा अमेरिका के लिए, तो आपने भारत की तरफ से वहाँ रिप्रेज़ेंट किया। तो क्या वहाँ पर लोगों पर आपने इम्पैक्ट डाल कर आए? क्या बोला आपने वहाँ पर? वही 2 लाइन अब में। वो डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा थी वहाँ पे, और वहाँ पे डेमोक्रेसी को हम लोग यही बताना चाह रहे थे कि हम लोग एक बहुत अलग, बड़े डाइवर्स समाज से आते हैं हिंदुस्तानी, और हमारे पास हज़ारों हज़ार साल का इतिहास है। तो हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा नहीं कर सकते कि सॉल्यूशन आएगा। हम जानते हैं कि हमारी समस्याएं हैं, हम जानते हैं कि ये बहुत समय तक रहने वाली हैं, लेकिन हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। हम उनके लिए हम उनको अंडर द कारपेट नहीं रखना चाहते। हम एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे हम खुल के चर्चा करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, जिन विचारों पे हम नहीं सहमत होते, अपनी असहमति के बारे में, लेकिन हम सहमति का दिखावा नहीं करते। हम आडंबर नहीं रचते कि जी सब बहुत अच्छा है और सब कुछ बड़ा सुंदर है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि भैया हमारे अंदर हजार कमियां हैं, लेकिन हमारी जो कलेक्टिव पावर है, अगर हजार कमियां हैं तो हजार और एक संभावनाएं भी हमारे पास हैं। लाख समस्याएं हैं तो लाख और एक प्रयास करने की क्षमता भी हमारे पास है। शायद यही मैसेज हम लोगों ने कम्युनिकेट किया कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं और न हम परफेक्ट होने का दावा करते हैं। हम जैसे हैं वैसे हैं, और हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। न हम किसी के भय में कोई काम कर रहे हैं, न हम किसी को इंसानियत छोड़ के कोई गलत चीज करना चाहते हैं। हम अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं। हम मिल करके, हमारे समाज में इतनी क्षमता है कि हम अपने लाखों प्रश्नों के उत्तर आपस में मिलके निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम निकाल कर हमें देने के लिए। और मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि
ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा रहेगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप धनंजय सिंह सर को आप लोग फॉलो करिए, एक बार देखिए, और काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्यूचर में जो लोग भी यंग जनरेशन के लीडर हैं, वो लोग ज़रूर सर को फॉलो करें और कुछ प्रेरणा लें और देश और समाज के लिए कुछ करें। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।